नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या जिस किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों ये क्लास। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों द्वारा अपने इतिहास लेखन में स्वीकार्य पद्धति विशेष की दृष्टि से असत्य विकल्प का चयन करें। वर्णानुक्रमी पद्धति गार्सा तासी और डॉक्टर जॉनसन, काला अनुक्रम पद्धति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन व मिश्र बंधु, सामाजिक पद्धति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यावादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इन दोनों ने इसका प्रयोग किया है। सामाजिक पद्धति का प्रयोग आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया है। विद्यावादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और विश्व में इसका प्रयोग पेन महोदय ने किया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग एक तो गार्सा तासी ने किया है और एक किया है शिव सिंह सेगर ने, ना कि डॉक्टर जॉनसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार चुनिए। गार्सा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेगर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकर्ता गार्सा तासी था। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास में आदिकाल के संदर्भ में सुझाए गए नामों के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। आधार काल रामविलास शर्मा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, सही है ये। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। आधार काल रामविलास शर्मा ने नहीं कहा है इसको। आधार काल कहा है मोहन अवस्थी और सुमन राज्य। मोहन अवस्थी और सुमन राज्य, इन दोनों ने ही आदिकाल को आधार काल कहा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहासकारों एवं उनके ग्रंथों के संदर्भ में असत्य विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास मोतीलाल मेहनारिया, साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप त्रिवेदी या चतुर्वेदी, सही है ये। भारत साहित्य के इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा, सही है। और साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास मोतीलाल मेहनारे द्वारा ने लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये लिखा गया बच्चन सिंह द्वारा। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से।
अगला प्रश्न है, हिंदी के विदेवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है। प्रत्युत गिरीशन है। कथन किसका है? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, विजेंद्र स्नातक या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हिंदी के विदेवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरीशन है। इस कथन के ये कथन है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का कथन है ये। अगला प्रश्न है, ग्रंथ एवं ग्रंथकार की दृष्टि से सम्मिलित विकल्प नहीं है। हमें बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन ग्रंथ व ग्रंथकार सम्मिलित नहीं है। तो 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ सही है। विचित्रोपदेश सुब्बा सिंह ये गलत हो जाएगा। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी सही है। कविमाला हरिराय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, रीतिकाल की भूमिका, आदिकाल। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में रचित है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। तो ये तीनों ही ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, जबकि रीतिकाल की भूमिका हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। रीतिकाल की भूमिका लिखी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर गणपति चंद्र या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये हिंदी साहित्य को धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित माना था गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में 5000 लगभग 4500 विक्रांत के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख प्राप्त होता है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 एवं चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1933 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, राम कुमार वर्मा सही है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में 5000 यानी कि लगभग 4500 विक्रांत के समथिंग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख प्राप्त होता है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है, ये सही, यहाँ तक सही है दोस्तों। एवं चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1933 में नहीं हुआ है, चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 में। तो इस कारण ये ऑप्शन से है ये गलत हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनिए, यानी कि हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जर्मन भाषा में लिखा गया है या लिखित है। वर्ण रत्नाकर को मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है।
आदिकाल अत्यधिक विरोध एवं व्याघातों का युग है। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में देव बड़े की बिहारी विवाद की जन्मदाता मिश्र बंधु है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। और वर्ण रत्नाकर को मैथिल का विश्वकोश कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। आदिकाल अत्यधिक विरोध एवं व्याघातों का युग आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और हिंदी साहित्य में देव बड़े की बिहारी विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु की रचना है एक हिंदी नवरत्न, जिसमें इसमें इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने देव को बड़ा माना है और बिहारी को देव से छोटा माना है, या इन्होंने बिहारी को कभी ही नहीं माना है, या तो छोटा माना या फिर माना ही नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो ग्रंथ है वो जर्मन भाषा में रचित न होकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नक्सिक परंपरा की शुरुआत मानी जाती है कीर्तिलता से, वर्ण रत्नाकर से, रसिक प्रिया से और राहुल वेल से। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति माने गए हैं। रसिक प्रिया वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। और राहुल वेल के रचयिता रोड़ा कवि है। राहुल वेल 10वीं शताब्दी की रचना है दोस्तों। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचयिता रोड़ा कवि है। और प्रथम नक्सिक वर्णन, हिंदी साहित्य में प्रथम नक्सिक वर्णन इसी रचना में देखने को मिलता है और ये शिलांकित करती है दोस्तों। राहुल वेल शिलांकित करती है। और हिंदी साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है। दोस्तों, चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य वो होता है जिसमें गद्य व पद्य का मिश्रण होता है। उसे चंपू काव्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 11 का, नक्सिक परंपरा की शुरुआत राहुल वेल रचना से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सिद्ध योगिनियों की संख्या है 3, 2, 5 या 4। तो जो सिद्ध योगियों में तीन योगिनियों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन सी? एक तो है मणिभद्रा, एक कनकलपा और एक है लक्ष्मीकरा। कौन सी है? लक्ष्मीकरा। तो सिद्धों में 3 योगिनियां हुई है सिद्धों में। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए, यानी कि असत्य कथन की पहचान करना है इसमें। सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, रामकुमार वर्मा। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है।
तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये कथन आचार्य शुक्ल का नहीं है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। सिद्ध साहित्य के बारे में हमें सही कथन की पहचान करनी है। सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान सरैपा का है। सिद्ध कवियों में पांडित्य एवं रहस्य भावनापरक गीत लिखने में लुइपा विशेष स्मरणीय है। सिद्ध कवियों की भाषा संध्या या संधा भाषा कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। तो इनमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, सिद्ध कवियों की भाषा संधा या संध्या कहलाती है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में जबकि चर्यापद अवट में लिखे गए। दोहों में खंडन मंडन का भाव है, जबकि चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्य भावना प्रकट हुई। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो हमें इनमें से असत्य कथन बताना है। इनमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन द, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि नहीं माना जाता है दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास माना जाता है। और पुष्पदंत ऐसे कवि हैं जिन्होंने शैव धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनिए। अपभ्रंश प्राकृतवास हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुंड शिवसिंह सेंगर। हिंदी साहित्य को प्रथम बार कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बार शुक्ल जी ने निकाला है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी। जय मन पवन न संचरई, रवि शशि न पवे स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, जय मन पवन न संचरई, कवि रवि शशि न पवेश। ये कथन स्वयंभू का न होकर ये कथन है हिंदी के प्रथम कवि सरैपाद का। और सरैपाद का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, यानी कि 769 ईस्वी इनका समय है। हिंदी के प्रथम कवि है सर्वमान्य मत के अनुसार। और सरैपा ने कुल 32 रचना लिखी थी, जिनमें से दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। दोहा कोश। हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुंड को शिवसिंह ने माना है। अपभ्रंश प्राकृतवास हिंदी एच शुक्ल जी ने कहा है। और अगला प्रश्न है, कौन सा विवरण सही नहीं है? अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ये कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा है राहुल शंकरत्यान। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का संत तुलसीदास के संदर्भ में मत। जैन साहित्य आचार रास फागु एवं चरित शैलियों में रचित है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वर्ज्यान
उपशाखा से विकसित हुआ है। तो इसमें से असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ब। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली एवं महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कथन तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन ये कथन इन्होंने तुलसीदास के बारे में नहीं कहा है। ये कथन कहा है इन्होंने गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ के बारे में ये कथन कहा है किन्होंने? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैन कवियों की साहित्यिक रचनाओं का मूल उद्देश्य सांप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना था। आचार्य शुक्ल का मानना है कि अगर जैन रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भी नहीं लगेगी। आजगु की चंदन बाला रास कृति में करुण रस की गंभीर व्यंजना अभिव्यंजित हुई होती है। कोयल कलियलो मोर केकार हो पंक्ति के लेखक विजय सेन सूरी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बे। ऑप्शन बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन गद्य साहित्य से संबंधित रचना नहीं है। वर्ण रत्नाकर, श्रावकाचार, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रावलवेल। आदिकालीन गद्य साहित्य से संबंधित रचना नहीं। तो वर्ण रत्नाकर इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर कवि है। दामोदर कवि। वर्ण रत्नाकर 10वीं शताब्दी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं दोस्तों, वर्ण रत्नाकर तो है 12वीं शताब्दी की रचना, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है 14वीं शताब्दी की रचना। श्रावकाचार 933 ईस्वी देवसेन के द्वारा रचित हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, और इसमें 250 दोहों में स्त्रियों के श्रावक धर्म का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा श्रावकाचार है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और रावलवेल ये तीनों ही गद्य साहित्य की रचना है, जबकि जो देवसेन है ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। तो ये गद्य से संबंधित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति संजगर्त के रासक शब्द से मानी है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, गार्सदे तासी और श्याम सुंदर दास, नरोत्तम स्वामी। तो जो रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानने वाले कवि थे आचार्य प्रसाद द्विवेदी। रासक एक प्रकार का छंद है जिसमें 29 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ है, जिसमें 69 समय एवं 16,306 छंद है। कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना के एक भाग को संयोगिता प्रेम के नाम से प्रकाशित कराया। पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास है। इस महाकाव्य का कैमासवध प्रसंग काव्यात्मक न्याय का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें असंगत बताना है। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ, 69 समय और 16,306 छंद। सही है।
कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना के एक भाग को संयोगिता प्रेम के नाम से प्रकाशित करवाया। गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रकाशन इन्होंने करवाया था संयोगिता के नाम से नहीं करवाया था, इसका प्रकाशन इन्होंने संयोगिता नेम से करवाया था, न कि संयोगिता प्रेम के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत कथन चुनिए। डॉक्टर नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो को मध्यकालीन भारतीय जीवन का महासागर कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। रासो साहित्य की भाषा शैली डिंगल पिंगल मानी जाती है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का मत है कि डिंगल एक अनियमित एवं गंवारू शैली का नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। रासो की भाषा शैली डिंगल पिंगल है, सही। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का मत है कि डिंगल एक अनियमित एवं गंवारू शैली है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। ये एक वीर गीत खंड काव्य है। नाल रसायन आरंभ शारदा तोटी ब्रह्म कुमारी पंक्ति का संबंध इसी से है। योगियों की अय्यारी मनोवर्ती का चित्रण भी इस काव्य ग्रंथ में मिलता है। बिसलदेव रासो का रचना काल 1212 ईस्वी है। तो हमें इनमें से असंगत बताना है। तो ये एक वीर खंड काव्य सही है। नाल रसायन आरंभ शारदा तोटी ब्रह्म कुमारी पंक्ति का संबंध इसी से है, सही है। योगिनियों की अय्यारी मनोवर्ती का चित्रण भी इस काव्य ग्रंथ में मिलता है, ये भी सही है। बिसलदेव रासो का रचना काल 1212 ईस्वी नहीं है दोस्तों, 1212 विक्रम संवत है। 1212 विक्रम संवत, इसको ईस्वी में बदलेंगे तो हो जाएगा 1155 हो जाएगा, 1155 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अवधी भाषा के प्रथम कवि। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ये कवि योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। खुसरो का नुपशियर ग्रंथ एक शब्दकोश है। तोतायन अमीर खुसरो का युग नाम है। तो मैं असत्य कथन बताना है दोस्तों इसमें। इसका असत्य कथन हो जाएगा खुसरो का नुपशियर ग्रंथ एक शब्दकोश ग्रंथ न है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरोगर आपने रेन भई चौदेश। अमीर खुसरो की उक्त पंक्तियों का संबंध किससे है? निजामुद्दीन औलिया से, मोहम्मद बुल्ले शाह से, मोहम्मद शेख फरीद से या मोइनुद्दीन चिश्ती से। दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उनके संबंध में ये पंक्ति अमीर खुसरो ने कही थी जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, तब इन्होंने ये पंक्ति कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरोगर आपने रेन भई चौदेश। तो ये पंक्ति इन्होंने कही है अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के बारे में। अगला प्रश्न है, असंगत कथन चुनिए।
विद्यापति पदावली की रचना के कारण मैथिली कोकिल कहलाते हैं। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति में रचे गए पदों को नचारी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन गिलेर कहा है। विद्यापति को जॉर्ज गिरियसन एवं जनार्दन मिश्र ने श्रृंगारिक कवि माना है। विद्यापति पदावली की रचना के कारण मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को सही है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता नागिन गिलेर से की। सही है। विद्यापति को जॉर्ज गिरियसन एवं जनार्दन मिश्र ने श्रृंगारिक माना है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यापति के संबंध में सत्य कथन नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। इनके गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिपता का रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। खेलन कवियम कवि कंठहार विद्यापति की अन्य उपाधियां हैं। पुरुष परीक्षा एक नीति ग्रंथ है जिसके रचयिता विद्यापति है। तो इनके गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया है, यह सही है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इनके कीर्तिपता को भृंग भृंगी संवाद कहा है, यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। खेलन कवि कंठहार विद्यापति की अन्य उपाधियां हैं, यह भी सही है। पुरुष परीक्षा एक नीति ग्रंथ है जिसकी रचयिता विद्यापति है। पुरुष परीक्षा नीति ग्रंथ है और ये संस्कृत की रचना मानी जाती है। संस्कृत की रचना मानी जाती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कीर्तिपता को नहीं कहा है, जबकि इन्होंने कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है। और जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इन्होंने इसे कहा था सुखी संवाद कहा था पृथ्वीराज रासो को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी विद्यापति के संदर्भ में उक्त विचार किस आलोचक का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, नंदुलारी वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का या जय प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। और किसके बारे में कहा है, तो विद्यापति के पदों के बारे में कहा है, ये पंक्तियों में ही दे रखा है। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वे रस का किंचित आभास मात्र है। विठल देव रासो के संदर्भ में कथन है बच्चन सिंह का, लक्ष्मी सागर वासने का, रामविलास शर्मा का या शुक्ल जी का। तो ये कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इससे बनारस एवं उसके आसपास की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। उक्त कथन किस विचारक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या आचार्य राहुल शंकरत्यान। तो ये कथन हो जाएगा आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। तो दोस्तों ये थे आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।